नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गौरव पंतशिवानी जी की लिखी कहानी चिर स्वयंवरा। पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर सा आ गया है। हे भगवान, क्या समय से पूर्व कुछ ही सठिया गई हैं रजनी दी। मैंने एक बार फिर पत्र को अविश्वास से पढ़ा। नहीं, पत्र में परिहास के लवलेश भी नहीं था। फिर भी क्या उन्हें नहीं जानती, जिनके रूखे अधरों पर हंसी तो दूर, जीवन भर 1 सेंटीमीटर की मुस्कान भी कभी नहीं खेली। वो क्या अपनी किसी प्राक्तन छात्रा से ऐसा मजाक कर सकती हैं। फिर मैं तो उनकी छात्रा ही नहीं, दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन भी तो थी। इसी से उन्होंने लिखा था, आत्मीय स्वजनों में एक तुम ही ऐसी हो जिसे मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण मोड़ की साक्षी बनने के लिए बुला सकती हूँ। इसी 15 को मेरा विवाह है। उसी दिन संध्या की मेल में हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है। ओह, तो हनीमून की योजना भी बना चुकी हैं रजनी दी। पर कहाँ जाएंगी। जिस वानप्रस्थी अवस्था में अपना विवाह रचा रही हैं, उनमें तो उन्हें अपना हनीमून बद्रीनाथ जाकर मनाना ही शोभा देगा। जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र विवाह का निमंत्रण मिला था। इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं या नहीं। रजनी दी मेरे रक्त मांस का रिश्ता दूर का होने पर भी हृदय का रिश्ता अत्यंत निकट था। उनकी सौम्यता, शांत स्वभाव, समय से कुछ पूर्व ही पक गए सफ़ेद बालों की गरिमा, रुचि से पहनी गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बचपन से ही प्रभावित करता आया था। मेरे कौशे और यौवन अवस्था की शायद ही कोई ऐसी समस्या रही होगी जिसका उन्होंने अपने स्निग्ध सुलझी हंसी मात्र से ही समाधान न कर दिया हो। किंतु आज वही अनुकरणीय व्यक्तित्व मेरे स्वयं सम्मुख एक दुरूह पहेली बनकर खड़ा था। ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी? लोग क्या कहेंगे? दूर दूर तक वट वृक्ष की जड़ों सी फैली तुम्हारी छात्र मंडली, जिसकी दृष्टि में तुम्हारी अच्छत कौमार्य ही तुम्हारे सफ़ेद बालों का धरा जगमगाता बहुमूल्य राजमुकुट था, क्या कहेंगी यह सुनकर? न जाने कितने ही अनकहे उपालंभों की तरंगे मेरे अशांत चित्त की कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी। रजनी दी ने मुझे निमंत्रण ही नहीं भेजा, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री की एक पूरी लिस्ट भी नत्थी कर दी थी। ये सब सामान तुम्हें अमीनाबाद में मिल जाएगा। बड़ी लाटूस रोड वाली सड़क पर जरीदार जयपुरी नागरा की एक छोटी सी दुकान है। बेहद प्यारी कामदार जूतियाँ उसके शोकेस में सजी रहती हैं। उन्हीं में से छांट कर एक जोड़ी लेते आना। मैंने लिस्ट देखी। जवा आलता की सीसी, मांग में भरने का कलकतिया ईगुर, काली सुनहली कामदार सुहाग की चूड़ियाँ, लाल नागरा और अबीरी रंग की बनारसी क्रेप सिल्क की साड़ी। मेरे हाथ की लिस्ट सहसा मेरे कल्पना लोक में फड़फड़ा कर पतंग सी उड़ती दर्पण के सम्मुख बैठी रजनी दी को सजाने लगी। सफ़ेद बालों के ऊंचे जूड़े पर प्रयत्न से टिकाया गया अबीरी बनारसी आंचल गठिया से टेढ़ी पड़ गई उंगलियों पर जवा आलता की नाखूनी धारी लाल नागरा और सन से सफ़ेद बालों के बीच मांग पर बिखरी कलकतिया ईगुर की गाढ़ी रेखा। बर्फ से ढकी त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल बुरुंस बिखरे हों। व्यंग से मेरे स्वयं होंठ टेढ़े हो गए। जब मेरा विवाह हुआ तब ही 28 वर्ष की रजनी दी 40 की लगने लगी थी। प्राध्यापिका के शुष्क जीवन में उन्हीं दिनों कपोलों की लालिमा को झाड़ू लेकर बुहारना आरंभ कर दिया था। पर फिर भी सुर्ख गालों की ललछोही आभा सामान्य ही मलिन हो पाई थी। एकदम शॉर्ट सिल्क की सी चिकनी त्वचा थी उनकी। इसी से लगता था कि गहरे लाल टूसी रेशम को किसी फूहड़ गृहिणी ने धो पटक कर फीका बना दिया है। किंतु उधर जब उन्हें देखा तो मन खिन्न सा हो गया। अब तो वह शॉर्ट सिल्क फीका ही नहीं पड़ा, बहुत दिनों से उपेक्षित किसी पुराने बक्से में पड़े रेशम की सी सिलवटें भी पड़ गई थीं उसमें। बिना इस्त्री किए रेशम से ही उन
झुर्रियों भरे रेशमी चेहरे को देखकर मैं मूर्खा की भांत फक से कह बैठी थी, हाय रजनी दी, आप एकदम ही बूढ़ी गईं। अब क्या मेरे रस्सी कूदने के दिन है री? अगले साल पूरे 50 की हो जाऊंगी। उन्होंने हंसकर कहा। तो मैं खिसिया गई। कैसी मूर्ख थी मैं, स्त्री होकर भी आज तक इतनी सी बात नहीं हृदयंगम कर सकी। संसार की कौन सी स्त्री भला अपने बुढ़ापे का समाचार सुन प्रसन्न होती है। किंतु दोष मेरा भी उतना नहीं था। इधर 25 वर्षों के कालचक्र ने आवश्यकता से कुछ अधिक ही निर्ममता से रजनीदी को असहाय क्रिकेट गेंद सा इधर उधर फेंक उनकी धज्जियां ही उड़ा कर रख दी थी। उनकी बड़ी बहन खिल्लो दी तो उनसे 1.25 साल बड़ी थी, पर ना एक सफ़ेद बाल ना एक झुर्री। चिकने चेहरे पर चमड़ी ऐसी तनी थी कि लगता था अभी अभी कपोलों की हड्डियां बाहर निकल आएंगी। 3 बहुओं का वरण कर चुकी थी, पर अभी भी चूना ओढ़कर डोली में बैठ जाएं तो चौथ की दुल्हन लगे। काठी अखरोट फटाक फटाक दांतों से ऐसे फड़काती थी जैसे मूंगफली हो। वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गई। दांत ऐसे हो गए थे, तेज हवा का झोंका भी उन्हें इधर उधर हिलाने लगा था। जब पिछली बार वे लखनऊ आई तो मैंने ही जिद कर अपने दांत विशेषज्ञ से उन्हें नया डेंचर बनवा दिया था। उन्हें लगाते ही रजनी दी का चेहरा एकदम ही बदल गया था। जिस स्निग्ध हंसी की शीतल छाया में मैं कभी अपने कार्यरत जीवन में ऊब कर पल भर सुस्ताया करती थी, वह न जाने कहाँ विलीन हो गई। यही नहीं, उनका उच्चारण, चेहरे की गठन, कंठ स्वर भी जैसे जाने कहाँ नकली नकली सा लगने लगा था। मुझे तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने उन्हें वह नकली बत्तीसी न दिलाई होती तो शायद आज उनका इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। बार बार वे दर्पण के सम्मुख जाकर अपने प्रतिबिंब को ऐसे निहारती जैसे स्वयं ही अपने को ना पहचान पा रही हों। जीवन में ऐसी सुंदरता उन्होंने शायद पहली बार देखी थी। शाम को मेरे साथ बाजार गईं तो शोकेस में लटकी एक गहरे बैजनी रंग की कड़की साड़ी पर रीझ गईं। दूसरे दिन पहनकर मुझे दिखाने लगीं। सदा श्वेत परिधान धारण करने वाली रजनी दी की आज भड़कीली साड़ी मुझे असह्य वसंत आगमन की सी बेतुकी लगी थी। फिर भुआली आते ही उनकी चिट्ठी आई कि मैं उन्हें 2 तोले की वैसी ही जड़ाऊ कामदार झुमके बनवाकर शीघ्र भेज दूं, जैसी मैंने अपनी लड़की के विवाह में दिए थे। अपनी किसी छात्रा के विवाह में उन्हें देने थे। झुमके बनवाकर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि भारी पोचमपल्ली साड़ियाँ का ऑर्डर आ गया। एक नारंगी, एक मर्जेंटा। फिर तो उन्होंने दूल्हे की छोड़ सब कुछ ही मुझसे मंगवा लिया था। स्नेक स्किन का पर्स, मैचिंग चप्पल, फाइबर के 1 से 2 जुड़वा सूटकेस, मर्दाना नाइट सूट, रेडीमेड कमीज़ें, लेस लगी नाइटी और हर ऑर्डर के साथ एक खिसियाई पंक्ति की कैफियत अवश्य रहती। मेरी फला छात्रा का विवाह है, फला कलिंग की पुत्री विदेश जा रही है, आदि आदि। तब मैं क्या जानती थी कि रजनी दी को सौभाग्यशाली छात्रा स्वयं मर्दाने कुर्तों का ऑर्डर दे डाला। तब मेरा माथा ठनका। उनकी कौन सी छात्रा भला 48 इंची चिकन के मर्दाने कुर्ते पहनकर विदेश जा सकती थी। और फिर तभी उन्होंने पत्र में प्रखर रौद्र सूर्य की सी लिप्त किरणों से वह रहस्य कुहेलिका को स्वयं सोख लिया था। डॉक्टर प्रद्युम्न मेहता को तुम नहीं जानती? गत वर्ष अचानक ही अपने अस्वस्थ फेफड़ों की हवा बदलने के लिए भुआली चले आए थे। मेरे ही बंगले के पास ब्रू कॉजेट में रहने लगे। परिचय तो हमारा एक ही वर्ष का है, किंतु हमें लगता है कि हमारा यह परिचय इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पुराना परिचय है। हमारी यही मैत्री 15 को सुखद साहचर्य में परिणित होगी। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। यह मेरा निमंत्रण नहीं, आदेश है। तुम्हारी रजनी दी। मुझे लगा कि वर्षों पूर्व का अतीत मुझे फिर अपनी कक्षा में खींच ले गया है,
जहाँ ब्लैक बोर्ड के सम्मुख प्रस्तर मूर्ति सी खड़ी रजनीदी अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर कठिन मुखमुद्रा बनाकर गरज रही हैं। क्लास से बाहर चली जाओ मूर्ख लड़की, यह मेरा आदेश है। उनके आदेश को भला उनकी कौन छात्रा टाल सकती थी। जल्दी जल्दी भागकर मैंने लिस्ट की सामग्री जुटाई। छोटे सूटकेस में एक आध जोड़ी कपड़े धरे और पहाड़ की गाड़ी में बैठ गई। काठ गोदाम से गाड़ी रुकी तो मैंने छोटे से प्लेटफॉर्म में दृष्टि कई बार इधर उधर दौड़ाई। निश्चय ही रजनीदी अपनी पुरानी आस्तीन से में मुझे लेने आई होंगी, किंतु कहीं भी नहीं दिखा तो मैं रोडवेज की बस में बैठ गई। बेचारी रजनीदी शायद अपने असमय के रोमांस के आकंठ में डूबी पड़ी होंगी, इसी से मुझे नहीं लेने आई। प्रौढ़ावस्था का प्रेम भी तो किसी वेगवती नदी के टूटे बांध की भांति उसकी धारा को और घातक बना देता है। मैंने बस में बैठते ही पर्स खोलकर लिस्ट एक बार फिर देखी। कहीं कुछ भूल तो नहीं गई थी। कुछ लाना मत भूलना, रजनीदी ने लिखा था। तुम तो जानती हो इस भुआली में सिवाय बांस और कफन के मिलता ही क्या है। ठीक ही लिखा था उन्होंने। बचपन में सुना था कि तू भुआली जा पहाड़ की सबसे भयानक गाली है। तब भुआली नैनीताल और उसके आसपास के ग्रामों का एकमात्र शमशान था, और फिर कुछ वर्ष वहाँ सैनिटेरियम ही क्या, किसी महा शमशान से कुछ कम भयावह। धीरे धीरे चढ़ाई पर हाँफती मेरी बस भुआली की गीली सड़कें पार कर रजनीदी के बंगले के कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। एक छोकरे से पहाड़ी दोयाल के वो सूटकेस थमाकर मैं चलने लगी। बंगले में पहुंची तो कहीं भी कोई नहीं दिखा। सूटकेस बरामदे में रखवा पैसे देकर मैंने कुली को विदा किया और उस अस्वाभाविक स्तब्धता से सहम कर इधर उधर देखने लगी। रजनीदी कभी नौकर नहीं रखती, यह मैं जानती थी। वे स्वयं स्वभाव से इतनी सुघड़ थीं कि कोई भी नौकर या नौकरानी उनके परमार्जित रुचि के चौखटे में ठीक ही नहीं बैठ सकता था। उनकी बंगला हमेशा झकझक उजला चमकता रहता था। चाय बनाकर लाती तो एकदम साहिबी कायदे से ट्रे लगाती। स्वच्छ प्याले, चमकती चम्मचें, वॉनेट बंधी गुड़िया सी टिकोजी और ट्रेटिंग का लेस लगा ट्रे क्लॉथ। बहुत वर्षों तक ग्रोवर साहब की विधवा मेम के साथ बंगला लेकर रजनीदी रही थी। इसी से उनके एक एक साहिबी संस्कार भी उन्होंने बड़ी स्वाभाविकता के साथ घुटक लिए थे। केक बनाती तो ऐसा हल्का जैसे कपास का फूल। उनकी रसोई की स्वच्छता में वैसी ही स्वाभाविकता का पुट अवश्य रहता जैसा अधिकांश कुंवारी प्रौढ़ाओं की रसोई में रहता है। फिर भी पाक कला में वो किसी से अनुभवी पटुगृहिणी को चारों खाने चित्त कर सकती थी। एक दो बार नौकर रखकर वे देख चुकी थी। उसी झाड़न से नाक पोंछते हैं और उसी से थाली। मुझसे तो भाई जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती, वे कहती थीं। बरामदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती सा दब दब उजला पड़ा था। इसी काठ के बरामदे में उन्होंने पुरानी खंजर सी मशीन पर रजनीदी ने मेरे न जाने कितने फ्रॉक सिले और इतनी स्कर्ट। फिर इसी बरामदे में उन्होंने मुझे पहली बार साड़ी बांधना सिखाया था, और इसी प्राचीन गमले की टाइगर लिली तोड़कर उन्होंने चोटी में लगाने पर उसकी दुबली हथेली का करारा चाटा खाया था। पूरे 30 वर्षों बाद आज मैं उसी बरामदे में अपनी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी। भीतर एकदम घुस जाना क्या उचित होगा? हो सकता है उनका भावी सहचर भी भीतर ही बैठा हो। रजनीदी, भीतर आ जाऊं? मैंने डर कर पूछा। कौन? भीतर से उनका क्षीण कंठ स्वर दूर किसी मसान घाट से गूंजता बड़ी मनहूसी से पूरे बरामदे में प्रतिध्वनित हो उठा। मैं हूँ रजनीदी, आ जाऊं? मैंने एक कदम उठाकर देहरी पर धर दिया। अरे हाँ हाँ, आ जाओ। पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला? आराम कुर्सी में मुर्दे सी पसरी रजनीदी को देखकर मैं उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाई। वे क्या रजनीदी ही थी? रंगे काले केस, किंतु पिचके कपोल, नीचे लेट रहा आंचल और धसी आंखें। चतुरा रजनीदी शायद मेरे हृदय को भाप गई थी। बैठो। उन्होंने हाथ पकड़कर कुर्सी खींची तो मुझे लगा कि बाँह किसी जीवित मानवी की नहीं, निष्प्राण शव से लटकी हुई बाँह है।
तब तक मैंने अपने को संभाल लिया था। सूटकेस नीचे रख मैंने हंसकर कुर्सी उनके और तरफ खिसका ली। मैं आपका सब सामान ले आई हूँ रजनी दी, पर यह तो बताइए हमारे जीजा साहब हैं कौन? मैंने बड़े ही स्वाभाविक स्वर में सामान्य रसिकता लाने की चेष्टा की थी। कोई नहीं, मेरे सम्मुख बैठी 50 वर्ष की रजनी दी जैसे सम्मुख में तुलसी दल लिए मृत्युशैया पर दम तोड़ रही 80 वर्ष की जरा जीर्णा वृद्धा दादी बन गई थीं। कुछ ही पलों में असंख्य झुर्रियों से उनके करुण चेहरे को और भी दयनीय बना दिया था। कोई नहीं, मैं बौखला गई और चाहने पर भी अपने स्वर की तिक्तता को नहीं छिपा पाई। मैं अपनी गृहस्थी की 20 उलझनें छोड़ गिरती पड़ती भागी आई हूँ और आप इतना बड़ा मजाक कर गई। मैंने न तब मजाक किया था बहन, न अब कर रही हूँ। हंसने की चेष्टा में उनके होंठ काँप कर रह गए। विवाह तब था पर अब नहीं है। मतलब? मेरा क्रोध अब सचमुच ही मेरे व्यवहार को अभद्र बना रहा था। रजनी दी फिर हंसी और इस बार उनके पोपले मुख की दंतहीन शिशु सी हंसी एकदम निष्प्राण थी। सच कह रही हूँ, अनजाने में ठोकर खाकर गिर रही थी तुम सबकी रजनी दी। विधाता ने बाँह पकड़कर उबाल लिया। प्रेम ने मुझे अंधी बना दिया था बच्ची। वह अब उत्तेजित होकर बैठी तो टूटी टहनियों से उनके झुके कंधे शिथिल होकर बुरी तरह झुक गए। प्रद्युम्न मुझसे बहुत छोटा था, फिर भी जब उसने एक दिन मुझसे कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है तो मैं पहले विश्वास नहीं कर पाई, किंतु धीरे धीरे उसकी मुग्ध दृष्टि, रस पगे 7-7 पृष्ठों के प्रेम पत्र और उसके अक्षत पौरुष की विजया का मद मेरी रग रग में व्याप गया। मेरा अनूठा प्रेमी मुझे एक बार फिर यौवन के उस विस्तृत प्रासाद में खींच ले गया जहाँ वर्षों तक रहने पर भी मैं अंधी बनी रही। उसके साथ एक से एक मनोहर कच गवाच आज तक नहीं देख पाई थी। कितनी सुंदर है तुम्हारी दंत पंक्ति, वह कहा करता। तुम्हारा चेहरा न देखकर भी यदि तुम्हारे दांत ही देखता तब भी मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाता रजनी, और मैं उस प्रशांत पथिक को अपने सौंदर्य की खोखली मरीचिका में भटकने छोड़ देती। फिर वह मेरी काली केस राशि की प्रशंसा के पुल बांध कर रख देता। एकदम बंगाल की सुंदरियों की सी केस राशि है तुम्हारी, और मैं अपने बालों की सुगंधपूर्ण कालिमा का रहस्य अपने तक ही सीमित रख मुस्कराती रहती। ओह, हम स्त्रियां कभी कभी स्थान काल की महिमा भुलाकर अपने ही हाथों से अपना कितना बड़ा सर्वनाश कर लेती हैं। मैं उसे ही नहीं, स्वयं अपने को भी छलने लगी। तुम तो जानती हो मैं झूठ नहीं बोलती थी। अपने छात्राओं को मैंने अपने इसी सत्य भाषण के अनुशासन चाबुक से साधा था। वही चाबुक अब मेरे प्रवीण प्रेम में मुझसे छीनकर दूर पटक दिया था। और फिर एक दिन हमने निश्चय किया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। विवाह की तिथि निश्चित कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था। लिखती भी और कैसे, और कोई तो मेरा था ही नहीं। खिल्लो को लिखती तो शायद वह हवाई जहाज़ से यहाँ आकर हम दोनों को गोली से उड़ा देती। सहसा रजनी दी की स्वर चुप्पी में डूब गया, जैसे कठिन मधुमेह का कोई रोगी फिर कोमा में डूब गया हो। फिर मैं अधैर्य से उसे प्रश्न करती हुई सुइयां चुभोती फिर चेतनावस्था को खींचने लगी। उसी दिन इतवार था। रजनी दी ने अपने दोनों पतली बाहें गोद में धर ली थीं। हमने भीमताल की झील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया। दिन भर तो वहाँ आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं। संध्या 5 बजे तुम्हें लेने अपनी कार में आऊँगा, वह कह गया था। मैंने दिन भर लग कर केक बनाया, मफ़िन बनाए। उसे भी तुम्हारी तरह मेरे हाथ के बने मफ़िन बेहद पसंद थे। उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जैसे कोई शोक संतप्त जननी अभी अभी गुजरे अपने इकलौते बेटे की पसंद का उल्लेख कर रही हो। पिछली बार तुमसे जो गुलाबी अड्यार मंगवाई थी वह पहनी। बड़ा सा जूड़ा बनाकर गुलाब लगाया। रजनी दी अपने अभिसार की श्रृंगार साधना की विशद व्याख्या करने लगी तो मैं लज्जा से गड़ गई, किंतु उनके सौम्य शांतनिके से चेहरे पर सिकन तक नहीं उभरी। जैसे कोई धर्मपरायणा विदेशनी मृत्यु के पूर्व किसी पादरी के सम्मुख निष्पट
आत्मवेदन कर रही हो। बिंदी लगाने लगी तो सहसा मेरी श्वास मेरी हथेली से टकराकर मुझे किसी दंत मंजन के विज्ञापन की सी चेतावनी दे गई। उफ, कितनी मूर्ख थी मैं। आज अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संध्या की अनमनी में भी अपने प्रति किसी उदासीन सी रह गई थी। एक बार भी डेंजर नहीं साफ किया था मैंने। 5 बजने में अभी पूरा पौन घंटा था। चटपट डेंजर उतार कर साफ करने लगी, तभी प्रद्युम्न की कार का हार बजा। मेरा अधीर प्रेमी पौन घंटा पूर्व ही आ गया था। हड़बड़ाहट में मैं अधूरा डेंजर ही पोंछ कर लगाने लगी कि वह हाथ से फिसल कर चकनाचूर हो गया। वही चूर नहीं हुआ बहन, मेरा सौभाग्य ही उसके साथ चकनाचूर हो गया। इससे पूर्व मैं कुछ सोचती मेरा मुस्कुराता सुदर्शन मंगेतर मेरे सम्मुख खड़ा था। तैयार हो ना? गुड, चलो जल्दी ही निकल पड़े। बदली घिर रही है, कहीं झड़ी ना लग जाए। भुवाली की झड़ी क्या चेरापूंजी से कुछ कम वेगवती होती है? परिस्थिति की विषमता ने मेरे वाणी हर ली थी, किंतु विवशता के आंसू मैं चेष्टा करने पर भी नहीं रोक पाई। कांपते होठों के बीच शायद उसने मेरी निरीह जिह्वा से दंतहीन वैधव्य को देख लिया था। उसका चेहरा एकदम फट पड़ गया था। वह एक शब्द भी नहीं बोला, पर मैंने सोचा बहुत छल चुकी, अब और नहीं छलूंगी। प्रद्युम्न, मैंने हंसकर कहा, जिस दंत पक्ति को देखकर तुम मुग्ध हुए थे वह मारीचिका मात्र थी। मेरे बाल भी सफ़ेद हैं प्रद्युम्न। इसी अप्रैल को मैंने पूरे 50 वर्ष पूरे किए हैं। मेरी उंगलियां गठिया से टेढ़ी हैं, मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है। मेरी छात्राओं में से अधिकांश दादी नानी बन चुकी हैं। और फिर मैं रोने के बदले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जितनी बार प्रद्युम्न के हतप्रद चेहरे को देखती उतनी ही बार एक नई हिस्टीरिकल हंसी का दौरा मुझे दूरी कर देता। चेष्टा करने पर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। जीवन में कितनी ही बार मैंने अपनी सोडसी छात्राओं को इसी हिस्टीरिया से चाटे मार मार कर मुक्त किया था, किंतु उस दिन मैं स्वयं असहाय बनी हंसे जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, पेट के बल पड़ गए, और जब मैंने वह पागलपन के दौरे में अधमरी होकर चैतन्य हुई तो देखा मैं कमरे में अकेली हूँ। वह जा चुका है। अपने विचित्र रोमांस का करुण कहानी सुनाते रजनी दी एकदम निढाल होकर फिर आराम कुर्सी में पसर गईं। उनकी आंखें बंद थी और ललाट पर पसीना झलकने लगा था। आखिरी बस कितने बजे होंगे रजनी दी? मैंने डर डर कर पूछा, लेकिन हंसते हुए वो शायद मेरी बात को नहीं सुन पाई। न जाने कैसा भुतहा बंगला लगने लगा था अब वह। सत्य ही सवरी गृहस्थी में जैसे शांत सहस्त्रों मक्खियाँ भिनभिनाने लगी थी। बिना लगा बिस्तर, पूरे कमरे में फैले प्रेम पत्र और आराम कुर्सी पर मुद्रा सी पड़ी गृह स्वामिनी, उलझी जटाएं, धसी आंखें और दंतहीन मुख। क्या पता फिर अपनी उन्मत्त हंसी का दौरा उनको पड़ जाए। रजनी दी, सोचती हूँ आज ही चली जाऊँ। आखिरी बस चली गई होगी? मैंने पूछा और उन्होंने गंजेड़ी की सी लाल लाल आंखों से मुझे घूरा तो कलेजा हिम हो गया। निश्चय ही वे अब हो हंसने लगेंगी। 5 बजे, मैंने क्लांत स्वर में कहा। 4:45 बजे चलने पर भी क्या मैं बस पकड़ पाऊंगी? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, 4:45 चलने पर भी तुम बस पकड़ सकती हो। 2 कदम पर ही तो बस स्टैंड है। मुझे लगा जैसे वे कह रही हैं कि बस इसी बस से चली जाओ तुम, मुझे अकेली छोड़ दो। एकदम अकेली रहना चाहती हूँ मैं। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पर्स खोला, एक शीशी निकाल कर 2 गोलियाँ खाई और गुड़ी मुड़ी सी बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मोड़कर लेट गईं। नींद की गोली खाए बिना इधर मुझे नींद नहीं आती। जा रही हो क्या? उनका अटपटा सा प्रश्न उनकी अस्वाभाविक नींद में डूबने लगा था। मैं हाथ का सूटकेस लटकाए चली तो वे गहरी नींद में डूब चुकी थी। फिर मैं उस निद्रमग्ना चिर स्वयंवरा की सुहाग पिटारी साथ लिए चुपचाप बाहर निकल गई। धन्यवाद दोस्तों।
ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।